क्वेश्चन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट रेजेस होप। अभी आज के दिन में कुछ एनवी रमन्ना साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं, उसमें कुछ एक जिसको कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन नजर आ रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं चीजें चेंज हुई हैं, चीजें जल्दी चेंज हो जाएंगी। मैं सबसे पहले विजय शंकर भाई साहब आपके पास आ रहा हूं। विजय शंकर साहब आईपीएस अफसर, पुलिस के, लेकिन समाज के सारे विषयों पे बिल्कुल बेबाकी से, बहुत कम लोग इतनी बेबाकी से, दो चार ही लोग हैं जो इतनी बेबाकी से बात रखते हैं समाज के सारे विषयों पे। एक चीज मैं जरा इस पे आने से पहले आपसे भी समझ लूं कि जो पुलिस में आपने नौकरी की, पुलिस का सारा कुछ ले दे के अंत में कोर्ट में ही आता है, और अगर कोर्ट मजबूत है, कोर्ट में ताकत है, कोर्ट निर्णय दे सकती है, तो पुलिस भी मजबूत होती है। उसको शायद वो लॉ एंड ऑर्डर वो करना है, सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो अभी आपको जो रिसेंट टाइम्स में जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि सारी विवेचना सारा कुछ वो अल्टीमेटली रेस्ट करता है वहां कोर्ट में जाके, आपको कुछ लगा फर्क जब ये एनवी रमन्ना साहब आए हैं पिछले 2 महीने से, कि कुछ कोर्ट कुछ ऐसा कर रही है जो हमको आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे फर्क लगा है, और मैं इस फर्क लगने के पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक शब्द है जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। ये शब्द 80 के दशक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जब अदालतें सरकार के लगभग हर फैसले पर, कानूनी बिंदु पर सवाल उठाती थी और सरकार असहज हो जाती थी। उस समय ये भी एक सवाल उठा था कि क्या न्यायपालिका को जुडिशियल एक्टिविज्म करने की ज़रूरत है। उस समय मेरा ये कहना था, और अभी भी ये कहना है, कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट यानी विधानमंडल और न्यायपालिका, इन तीनों में अगर कहीं कोई कमज़ोर पड़ता है तो कोई न कोई दूसरा अंग आके अगर इसको मजबूती से नहीं संभाल लेगा तो हमारे संविधान का ढांचा गिर जाएगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म ने उस समय विधानमंडल को और कार्यपालिका में जो सुस्ती थी उसको उन्होंने काफी रोका। बीच में जब से रमन्ना साहब अभी आए हैं, और रमन्ना साहब के पहले आप 3 पूर्व सीजीआई साहबान का कार्यकाल देख लें, जस्टिस बोबडे, जस्टिस गोगोई, जस्टिस दीपक मिश्रा, और उसके पहले जस्टिस केहर। जस्टिस केहर के बाद से ये स्थिति थोड़ी गिरी है कि अदालतें सरकार के प्रति हो गई हैं। अदालतें सरकार की दुश्मन नहीं होती, इनफैक्ट सरकार का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अदालतें संविधान के संरक्षण के रूप में हैं, और अगर वो संविधान का संरक्षण नहीं कर पाती है, संविधान की बदहाली पर नहीं बोल पाती है, तो एक तरीके से वो संविधान की रक्षा का वचन नहीं निभा पाती है। मैं 2 मुकदमे का जिक्र करूंगा जो इसके पहले का हुआ है। एक राफेल का मामला है, और एक मामला है जस्टिस लोया के, सीबीआई जज लोया के संदिग्ध मृत्यु का। राफेल मामले में अदालत ने ये कहा कि सरकार ने हमें बता दिया कि कोई कमी नहीं है, हमने सारा प्रोसीजर फॉलो किया, इसमें जांच की कोई जरूरत नहीं। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि बिना जांच किए वो कैसे निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इनका प्रोसीजर पूरा है, जबकि वो प्रोसीजर का सिस्टम इनको बंद लिफाफे में दिया गया था। पीआईएल डालने वालों को उसका रिजवाइंडर दाखिल करने का मौका नहीं मिला, आपने सरकार को फेवर कर दिया। दूसरी बात, जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत के मामले में जज साहबान का ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का, कि जस्टिस लोया के अंतिम समय में उनके साथ 4 जज और थे, 4 जजों ने जो कहा है उस पर कैसे अविश्वास किया जा सकता है। अब इससे एक बात निकल के आती है कि अगर किसी हत्या के मामले में, किसी अपराध के मामले में अगर मेरे साथ कोई जज साहब हैं, और अगर वो जज साहब जो कह देते हैं, तो क्या उसे सत्य मान लिया जाएगा? क्या उनकी फिर बिना जांच किए ही निष्कर्ष पर पहुंचने के ये 2 बड़े नायाब उदाहरण हैं। इसका असर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की साख गिर गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को मर्डर का मुकदमा कायम कराना चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट को राफेल में जांच के लिए कराना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट कम से कम थोड़ी सी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इन दोनों केसेस की होती तो लोगों का विश्वास जमता है। न्याय के लिए बहुत सही बात कही गई है, और बड़ी अच्छी बात कही गई है कि न्याय हो, यह जरूरी तो है, लेकिन न्याय होता दिखे ये और भी जरूरी है।
अब आइए पुलिस के बाद, तो जस्टिस रमन्ना के आने के बाद, जस्टिस रमन्ना साहब के आने के बाद थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी सुप्रीम कोर्ट में आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट हर रोज सरकार को बुला के डांट रही है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उन मामलों पर हाथ रखना शुरू कर दिया है जो उन्होंने संविधान को दरकिनार करके या संविधान की अवज्ञा करके या संविधान की अवहेलना करके या संविधान को न समझते हुए कुछ बनाया है। तो ऐसी स्थिति में फेक है। और अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था आपके ही इस प्रोग्राम में आने के पहले, थोड़ा बहुत होमवर्क, क्योंकि आप बड़ा सख्ती से पूछते हैं तो मैं थोड़ा होमवर्क कर रहा था। तो मैंने उस लेख में पढ़ा कि जस्टिस रमन्ना के आने के बाद न सिर्फ वकीलों में एक उत्साह आया है, बल्कि उनको भी लगा है कि उनकी बात सुनी जा रही है। उनकी बात से मेरा मतलब न्याय की बात से है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं, जब दिल्ली दंगा हुआ तो दिल्ली दंगे के दौरान जस्टिस मुरलीधर, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और 26 तारीख को उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ये कहा कि आप अपने सारे रिकॉर्ड के साथ ले आइए। उस दिन 3 बार कोर्ट बैठी। तीनों बार कोर्ट बैठने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप अनुराग ठाकुर के खिलाफ और वो कपिल मिश्रा के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ, ये आप 27 तारीख को बताइए। 26/27 की आधी रात को ही जस्टिस मुरलीधर अपने तबादले पर रिलीव कर दिए जाते हैं। क्यों? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं पुलिस को हूं तो मुझे दिखता है, हमसे ज्यादा आपको दिखता है, क्योंकि आप जनता के बीच हैं, अच्छे पत्रकार हैं, सबकी सुनते हैं। मेरा दायरा लिमिटेड है, मेरा दायरा किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, कुछ लोग हैं। आपका दायरा पब्लिक से हर आदमी आपसे कहता है, मुझसे हर आदमी नहीं कहता है, तो संकोच करता है, दूसरे सोचता है इनसे कोई मतलब नहीं, आपका किसी पब्लिक से ही मिलना है। तो ऐसी स्थिति में ये संदेह कहाँ जाता है? ये संदेह न्यायपालिका पे जाता है। तो ये सब चीजें अब नहीं हो रही हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अब स्थिति ये है कि पहले सॉलिसिटर जनरल साहब ये सोच के आते थे कि वो जो कह देंगे अदालत उसे मान लेगी। अब वो स्थिति नहीं है, अब उनकी स्थिति भी थोड़ी विकट हो जाती है। तो आप मैं इस वक्त का हूँ कि जस्टिस रमन्ना के आने के बाद बदलाव आया है और बदलाव ही सकारात्मक दिशा में है। उम्मीद है कि ये बदलाव बना रहना चाहिए। सरकार के विरोध की कोई बात नहीं है, बात यह है कि सरकार जो आदेश पारित कर रही है, जो कानून बना रही है, वो कितना न्याय संगत है और सुप्रीम कोर्ट या न्याय की नजरों में कितना उचित है, इसकी बात। विजय शंकर भाई साहब, आपसे जरा एक और चीज, जैसे मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि अरोड़ा साहब का, जब मैंने कहा नो नॉनसेंस वाले वकील हैं, बहुत ही बेबाकी से बात कहते हैं, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा जो एक फिर से परसेप्शन की बात है, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि जैसे इनका कंपैरिजन हो रहा है जस्टिस गोगोई से और बोबडे साहब से, अब उनके कंपैरिजन में ये हम लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही फंक्शन करना चाहिए, इसलिए वो नॉर्मल चीज है जो वहां सुप्रीम कोर्ट देखता है। विजय शंकर भाई साहब, ये बताइए, वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का ही दबाव था, जो केंद्र सरकार वो जो तमाशे कर रही थी कि कभी स्टेट गवर्नमेंट से कह रही थी कहीं से खरीदो, ग्लोबल टेंडर करो, क्या क्या कर रही थी, और जब उनसे कोई पूछने वाला नहीं था, जब दबाव बना तो वो फिर पॉलिसी ठीक बन गई। केंद्र सरकार पर एक बार फिर से इस समय दबाव बना रहे हैं, मतलब दबाव इन द सेंस कि पूछा जा रहा है कि भैया पेगासस क्या है, वो कह रहा है नेशनल सिक्योरिटी, वो कह रहा है ठीक है वो सब ठीक है, लेकिन है क्या? आपको लगता है कि पेगासस पे भी कोई जांच कमेटी टाइप चीज बन पाएगी? हाँ, मुझे लगता है कि पेगासस तो कुछ न कुछ होगा। पेगासस में दो बातें हैं जो मैं एज ए पुलिस अफसर सोच पा रहा हूँ, दो बातें जी। एक तो अगर ये जासूसी पेगासस स्पाईवेयर सरकार ने खरीदा है या सरकार की किसी एजेंसी ने खरीदा है और उसने जासूसी का दुरुपयोग किया है, तो ये तो गलत नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इससे ज्यादा गलत है अगर सरकार ने नहीं खरीदा है तो बाहर की कौन सी एजेंसी आके सबकी जासूसी कर लेगी, और जिसकी जासूसी की है उसमें हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे महत्वपूर्ण लोग भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री के बाबू भी हैं। तो ऐसी कौन सी बाहर की एजेंसी को क्या इंटरेस्ट हो गया कि रजिस्ट्री के बाबू क्या बात कर रहे हैं उसकी जासूसी की जाए, और चुनाव आयुक्त लवासा साहब क्या कर रहे हैं इसकी जासूसी की जाए। और अगर पेगासस सरकार ने नहीं लिया है या सरकार की एजेंसी ने नहीं लिया है और बाहर की किसी ने आके जासूसी कर दिया है, तो ये एक प्रकार का स्पाईवेयर हमला है। ये
क्योंकि पेगासस कोई सामान्य स्पाईवेयर नहीं है कि हम आपके फोन की सुन लें या कुछ और बातें सुन लें। वो एक तरह का एक विपन है, और उसे विपन कहा भी गया है। वो तो आतंकवाद के लिए वो बनाया गया है, ताकि आतंकवादियों के फोन टैप हो सके, उनके मेल्स स्पाई किए जा सके, उनको किसी तरह से उनको गिरफ्तार किया जा सके या उनको एलिमिनेट किया जा सके। अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया है राज्यसभा में कि हमने पेगासस नहीं खरीदा। जाहिर है, अब डिफेंस मिनिस्ट्री को किनारे कर दीजिए, उन्होंने पेगासस नहीं खरीदा है। अब पेगासस किसने खरीदा? अब दो लोगों पर शक आता है, गृह मंत्रालय ने खरीदा या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की सेक्रेटेरिएट ने खरीदा है। सुब्रमण्यम स्वामी जो अक्सर ऐसी ट्वीट कर देते हैं जिससे सरकार ही असहज हो जाती है, हालांकि वो सरकार के ही सत्तारूढ़ दल के ही एमपी हैं, उन्होंने कहा है कि 2017 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बजट 35 करोड़ है और 300 करोड़ उसमें वृद्धि हुई है। 300 करोड़ में क्या खरीदा गया है? सरकार अभी भी ये नहीं कह पा रही कि हमने नहीं खरीदा है। वो ये तो कह रही है कि नहीं नहीं, इसका जो है दुरुपयोग नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है इस कंफ्यूजन को देखते हुए, और दूसरे चूंकि बंगाल में एक आयोग गठित हो गया है, सरकार ने उस आयोग को रोक भी दिया है, तो शायद इसलिए रोक दिया होगा कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में हो कि वो कोई ऐसी एजेंसी बनाए, या तो सीबीआई को दें या कुछ जुडिशियल इंक्वायरी कुछ करें, या जो भी उनके दिमाग में हो, अभी तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस पर कुछ ना कुछ होगा। जी विजय शंकर भाई साहब, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप खत्म कर रहे हैं एक तरह से। मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट है, और अभी जब हम लोगों की बात हुई, ये हुआ कि भाई इस पे भी पार्किंग की तरह लोग उसको यूज करते हैं, फिर कहीं का मेंबर हो जाते हैं, और उसकी वजह से बहुत से आक्षेप लगते हैं, जुडिशरी पे लोगों का विश्वास नहीं रह जाता है, और उसके गोगोई साहब एक जीता जागता उदाहरण थे। ऐसा नहीं लगता है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है उसका प्री कंडीशन होनी चाहिए कि साहब आप इसके बाद कोई पद नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत पेंशन मिलती है, एंड वंस अ जस्टिस ऑलवेज अ जस्टिस, ऑलवेज अ जज, और उनको सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कम से कम एक आम आदमी का भरोसा रहे? तो बाकी लोगों को नौकरी वोकरी करने दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अभी अगर आपको इतना ही काम करने का तो कहीं जाके पढ़ाइए अच्छे लॉ स्कूल में, कहीं इस तरह। आपको नहीं लगता कि ये भी एक समय इसकी भी मांग होनी? 65 साल के बाद भी इसी में लगे रहते हैं, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। हमसे पूछ रहे हैं विजय शंकर भाई साहब आपसे। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रिटायर होते हैं, जो सीजेआई या और जजेस रिटायर होते हैं, तो उनके लिए तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरमैनशिप है वो उनके लिए है। और जहाँ तक एमपी बनने की बात है, अब उसमें उनका सवाल ये उठ सकता है, पहले भी इसको उदाहरण रहे हैं कि कुछ एमपी बने हैं, वो राजनीति में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसा कोई गाइडलाइन बनाती है तो मैं नहीं समझता कि सरकार कोई ऐसी गाइडलाइन बना पाएगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ तय करना पड़ेगा कि वो क्या गाइडलाइन बनाती है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो क्या करें क्या न करें। क्योंकि आप अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है तो उसके भी मौलिक अधिकार की बात उठेगी कि भाई वो राजनीति में आना चाहता है, और वो राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा जहाँ भी चुन के जा सके, जनप्रतिनिधि बनकर बनना चाहता है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बाध्यता भरा कोई कानून आएगा। लेकिन आपका यह कहना सही, और सबसे बड़ी बात जो अशोक अरोड़ा जी ने जो बात कही, बात ज्वाइन करें, और उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ और बहुत उपयुक्त बात है। और ये चूंकि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट पे, तो उनका ज्ञान और उनकी समझ हम लोगों से बहुत ज़्यादा विकसित होगी, कम से कम जुडिशरी के मामले में। तो उन्होंने बहुत सही कहा कि ट्रिब्यूनल्स बेकार हो गए हैं, और आपका भी कहना सही है। खुद आरटीआई के ही संबंध में कई बार मुझे भी लखनऊ जाने का मौका मिला, दो एक बार, क्योंकि मुझे भी लगा कि कभी जज बैठे नहीं है, कभी बैठे भी हैं तो 1 घंटे बैठ के निकल गए। और कई ट्रिब्यूनल में अभी भी सर्विस ट्रिब्यूनल की भी हालत बड़ी बुरी है। तो ये सब सही है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब न्यायपालिका अपने को कितना शुद्ध कर सकती है, अब ये तो उसी के ऊपर है, उस पर क्या कहा जाए।